हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 19, चैप्टर 191। अब यशराज जी भी सोच में पड़ गए थे कि वो गीता जी को और बाकी सबको क्या कहे। उन्होंने कहा वो किसी काम से बाहर गया है। यशराज जी की बात सुनकर गीता जी ने हल्के गुस्से से कहा, ईशा से जरूरी उसके लिए और क्या काम हो गया। ऐसी हालत में वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ गया है, जबकि इस वक्त ईशा को यूवी की सख्त जरूरत है। यशराज जी ने कहा, उसे अच्छे से पता है गीतू उसे क्या करना है, और मेरा यकीन मानो वो अपनी पत्नी के लिए ही गया है। अपने बेटे पर भरोसा रखो, वो अपनी बीवी को कुछ नहीं होने देगा। यशराज जी की बात सुनकर अब कहीं जाकर गीता जी शांत हुई। यशराज जी ने साइड में जाकर यूवी को फोन लगाया। यूवी ने अपना फोन उठा लिया तो यशराज जी ने बेसब्री से पूछा, क्या तुम्हें एंटीडोट मिला? दूसरी तरफ से यूवी की चिंता भरी आवाज आई, नहीं डैड, यहां पर कुछ पता नहीं चला है। यशराज जी ने कहा, हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द होगा। डॉक्टर के दिए हुए समय में आधा वक्त बीत चुका है और इशू की तबीयत वक्त बीतते के साथ बिगड़ती जा रही है, और वो बस तुम्हारी ही रट लगाए हुए है। तुम्हें अपने पास ना देखकर उसकी तबीयत और भी बिगड़ रही है। यशराज जी की बात सुनकर यूवी ने दूसरी तरफ से कहा, आप बस कुछ ना कुछ करके वहां सब कुछ संभाल ले डैड, बस थोड़ी देर के लिए यहां पर बस एक जगह बची है, वो चेक करनी बाकी है। मैं अभी वहीं जा रहा हूं, आप बस किसी तरह वहां पर सिचुएशन संभाल ले। युवराज की बात सुनकर यशराज जी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा यहां संभालने की, लेकिन इशू को सिर्फ तुम संभाल सकते हो, ये याद रखना, इसीलिए जल्दी आना। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी। वहीं दूसरी तरफ यूवी एक बस्ती में पहुंचा, जहां पर लोग झुग्गी झुपड़ियों में रह रहे हैं। यूवी जब पहुंचा तो वहां पर सिद्धार्थ पहले से खड़ा हुआ था, उसके साथ कुछ गार्ड्स भी थे। यूवी ने वहां पहुंचकर सिद्धार्थ से कहा, कहो सीड, यहाँ की क्या अपडेट्स है? यूवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, ये बस्ती के बारे में मैंने कुछ पता लगाया है। ये लोग जो अब बस्ती में रह रहे हैं, ये पहले यहाँ नहीं रहते थे। ये लोग पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन जंगल के कुछ अधिकारियों के द्वारा इन्हें वहां से निकाला दिया गया। इसीलिए यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी एक बस्ती बसा ली। लेकिन इस बस्ती के जो मुखिया है, उन्हें सांपों के विष के बारे में बहुत जानकारी है। अब सिर्फ वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वो हमारी मदद के लिए राजी हो जाते हैं तो क्या पता वो हमें एंटीडोट के बारे में भी कुछ बता दे। इतना कहकर सिद्धार्थ चुप हो गया। वही सिद्धार्थ की बात पर यूवी ने कहा, कहाँ है इस बस्ती का मुखिया? सिद्धार्थ ने कहा, इस बस्ती के बिल्कुल बीच में है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। सिद्धार्थ यूवी से कहकर आगे बढ़ गया। वही यूवी भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगा, और उसके गार्ड्स भी यूवी के साथ साथ उसे कवर करते हुए चलने लगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जब अपनी बस्ती में बाहर के लोगों को आते देखा तो उन्होंने अपने अपने हथियार निकाल लिए थे। छोटी छोटी तंग गलियों से होकर सिद्धार्थ और यूवी मुखिया के घर, या ये कहे कि झुग्गी के आगे पहुंच गया, जहां पर 2 से 3 तगड़े तगड़े आदमी अपने हाथों में लकड़ी लिए वहां पर पहरा दे रहे थे। यूवी पहले ऐसी जगह पर कहीं भी नहीं आया था, लेकिन वो ईशा के लिए ऐसी जगह पर आने को भी तैयार हो गया था। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर वहां पर खड़े मुखिया के आदमियों से कुछ बात की। उसके बाद उनमें से एक आदमी अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो आदमी जो अंदर गया था, वो बाहर आया और उसने सिद्धार्थ से कहा, सरकार अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, आप लोग जा सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर सिद्धार्थ से कहा, देखिए आप बस एक बार अपने मुखिया से कहिए कि हमारा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। उनसे कहिएगा कि प्लीज सिर्फ एक बार वो हमारी बात सुन ले। सिद्धार्थ की बात पर उस आदमी ने कहा, सरकार किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्हें इस वक्त आप लोगों से नहीं मिलना है। उस आदमी की बात पर सिद्धार्थ के माथे पर टेंशन की लेकर खींच गई।
यूवी ने अपनी अपनी तीखी नजरों से सिद्धार्थ को देखा। यूवी की नजरों को देखकर सिद्धार्थ ने अपना सलाइवा गटक लिया। सिद्धार्थ ने उस आदमी से फिर से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माना। तो सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए कहा, उनसे कहो कि टाइगर आया है। सिद्धार्थ की बात पर वहां खड़े लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। सिद्धार्थ की बात पर वो आदमी अब की बार डरते हुए अंदर गया। वहीं ये सिद्धार्थ और यूवी ने अब एक दूसरे को देखा। चैप्टर 192 यूवी फाउंड द एंटीडोट। उस आदमी को अभी गए पूरे 1 मिनट भी नहीं हुए थे कि अंदर से एक आदमी दौड़ता हुआ बाहर आया। यूवी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी उसका ऑरा वहां पर मौजूद हर एक शख्स को कांपने पर मजबूर कर रहा था। जो आदमी दौड़ता हुआ वहां आया था वो और कोई नहीं बल्कि इस बस्ती का मुखिया था। जब उसने सुना कि उससे मिलने कोई आया है और वो भी टाइगर, ये सुनकर वो दौड़ा हुआ चला आया। उसने बाहर आकर अपने माथे का ठंडा पसीना पहुंचा और यूवी से डरते हुए कहा, आप यहाँ साहब, आप मेरे यहाँ आए, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। कोई काम था तो हमें बुला लिया होता साहब। आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? उसकी बात पर यूवी ने कुछ नहीं कहा। उसने उसके आदमियों की तरफ बिना किसी भाव के देखा और मुखिया की तरफ बिना भाव के देखते हुए कहा, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। यूवी की बात सुनकर उस मुखिया ने अपने आदमियों को देखा जो वाहन पर खड़े हुए थे। ये देखकर उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोग यहां से जाओ, मुझे साहब जी से कुछ बात करनी है। उस मुखिया की बात मानकर वो तीनों लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मुखिया जी ने कहा, जी साहब बोलिए, क्या बात करनी है? यूवी ने सिद्धार्थ को इशारा किया तो सिद्धार्थ ने अपना सर हाँ में हिला दिया और मुखिया को बताया कि वो किस रीजन से यहाँ आए हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर मुखिया ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर हम आपके काम आ सके तो हमारी खुशकिस्मती है। ये साहब आपके बहुत एहसान है हम पर, आपने हमारी मदद तब की थी जब हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया था, और अब अगर मैं आपके काम आऊं ये मेरी खुशकिस्मती है। क्या एक बार आप उस विषैले सांप की फोटो दिखा सकते हैं मुझे? यूवी ने सिद्धार्थ को इशारा किया तो सिद्धार्थ ने अपने फोन से एक कॉल की। फोन पिक होने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, क्या रिपोर्ट्स आ गई? दूसरी तरफ से एक आवाज आई, जी सर रिपोर्ट्स आ गई है, और जिस टाइप के सांप का जहर पेशेंट की बॉडी में है मैं उसका नाम और फोटो आपके फोन पर भेज देता हूं। सिद्धार्थ ने दूसरी तरफ के शख्स से कहा, हम गुड जल्दी भेजो। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया। लगभग 2 मिनट बाद उसके फोन में मैसेज का बीप बजा तो उसने अपना फोन चेक किया। फोन में एक सांप की फोटो थी। सिद्धार्थ ने उस सांप की फोटो उस मुखिया को दिखाई। ये फोटो में वही कैटेगरी का सांप था जिसका जहर ईशा के शरीर में था। फोटो देखने में बाद वो मुखिया सिद्धार्थ और यूवी का चेहरा देखने लगा। उसे ऐसे देखते देखकर सिद्धार्थ ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई बात है क्या? सिद्धार्थ की बात पर मुखिया ने डरते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा, साहब जी माफ करिए लेकिन इस सांप के जहर की जो दवा है वो अभी हमारे पास नहीं है। मुखिया की बात सुनकर यूवी और सिद्धार्थ दोनों के ही चेहरे पर सिकन आ गई। सिद्धार्थ ने नासमझी में कहा, अभी हमारे पास नहीं है, इसका क्या मतलब है? सिद्धार्थ की बात पर मुखिया ने कहा, वो साहब जी हम कोई भी दवा हो वो उसका स्टॉक मतलब फालतू बना कर रखते हैं, और हमने इस दवा का भी स्टॉक बना कर रखा था, लेकिन कल एक औरत आई थी और इस दवा के सब स्टॉक ले गई। मुखिया की बात सुनकर यूवी की मुठिया कस गई। उसने गुस्से से कहा, सब के सब एंटीडोट एक साथ ले गई और तुमने उसे दे भी दिया। एक बार भी तुमने उससे ये नहीं पूछा कि वो इतने सारे एंटीडोट का क्या करेगी? यूवी की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो मुखिया डर गया। उसने हकलाते हुए कहा, साहब जी हाँ हमने पूछा था, लेकिन उसने कहा कि वो एक कैंपेन चलाती है जहां पर वो और उनकी टीम गांव में जाकर लोगों का फ्री इलाज करती है जिसे सांप ने काटा हो। ऐसे में हमें इन सभी दवा की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने दे दिया। मुखिया की बात सुनकर यूवी ने गुस्से से कहा, उसने तुम्हें जो भी कहानी सुनाई और तुमने उस पर विश्वास कर लिया।
एक बार ये भी नहीं सोचा कि वो एंटीडोट कौन से सांप के जहर के लिए ले रही है। पहली बात तो ये वो सांप है जो बाहर के देशों में ही पाए है, इसीलिए वो हमारे इंडिया में चाहे गांव हो या शहर, इवन पूरे इंडिया में वो सांप नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर ये सांप एक बार ही डस ले तो उस व्यक्ति की 10 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। लेकिन अगर यही जहर किसी को एक स्लो पॉइजन की तरह दिया जाए तो वो मुश्किल से दो जीता है। यूवी को अब काफी गुस्सा आ रहा था। एक तो उसकी बीवी हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही थी और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। यूवी की बात सुनकर उस मुखिया ने कहा, क्या करे साहब, इतना हमने सोचा ही नहीं। और सोचते भी कैसे, उन्होंने उसके लिए हमें पैसे दिए थे। बच्चों का सवाल था साहब, उनको पढ़ाना था अच्छे स्कूल में, इसीलिए हमें वो दवा उन मैडम को दे दी और हमने वो पैसे ले लिए। मुखिया की बात सुनकर यूवी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया सुप्रिया, हमारी दुश्मनी के बीच मेरे प्यार को नहीं लाना था। ऐसा करके तुमने अपने लिए एक दर्दनाक मौत चुनी है। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें कांप जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर के कैबिन में डॉक्टर ने यशराज जी से कहा, देखिए आप प्लीज मिस्टर ओबरॉय से कहिए कि वो जल्दी आए, एक तो पेशेंट उनके बिना यहाँ रह नहीं पा रही है और दूसरा उन्होंने कहा था कि वो एंटीडोट ले आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लेकर आए हैं। इस हॉस्पिटल को लैब में भी इस जहर का तोड़ ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि लैब में बन रहे एंटीडोट का हम वेट करें। इसीलिए अब सिर्फ मिस्टर ओबरॉय ही हमारी लास्ट होप है। आप उनसे कहें कि वह जल्दी आए, पेशेंट को उनकी जरूरत है। डॉक्टर की बात पर यशराज जी ने कहा, आप बस थोड़ा वेट करिए डॉक्टर, मेरी उनसे बात हुई थी, उसने कहा है कि वह जल्द ही एंटीडोट लेकर आएगा। यशराज जी की बात पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन आप मिस्टर ओबरॉय को बता दीजिए कि पेशेंट के पास ज्यादा समय नहीं है। एक बार अगर ये जहर पूरी तरह उनके माइंड में चढ़ गया, फिर चाहे एंटीडोट ही क्यों ना हो, कोई उन्हें नहीं बचा सकता। इसीलिए हमारे पास बस 2 घंटे ही है। डॉक्टर की बात पर यशराज जी ने कहा, आप ऐसा ना कहे डॉक्टर, कुछ तो मेडिसिन इंजेक्शन होगा को शायद काम कर जाए जो इस जहर को कम कर सके। यशराज जी की बात पर डॉक्टर ने कहा, हम पहले ही उन पर मेडिसिन और इंजेक्शन ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडी में जहर इतना फैल गया है कि उनकी बॉडी अब हमारे ट्रीटमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रही है। उनकी बॉडी हमारी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ये भगवान का चमत्कार ही कह लो या कुछ और कि इस ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट को 2 घंटे फालतू मिले हैं जीने के। डॉक्टर से बात करने के बाद यशराज जी डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गए। उन्होंने यूवी को कॉल लगा दिया। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ ने कहा, देखिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो एंटीडोट यानी दवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें आपकी उस दवा की हमें बहुत जरूरत है। सिद्धार्थ की बात पर मुखिया जी को बेहद बुरा फील हो रहा था। जिन लोगों ने उनकी इतनी मदद की और आज टाइम आने पर वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। इस जगह से भी यूवी और सिद्धार्थ को निराशा ही हाथ लगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया ने हंसते हुए कहा, हर बार तुम सबसे 2 कदम आगे होते हो ना टाइगर, लेकिन अब की बात मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ और मैं ये हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं तुमसे 2 कदम आगे ही रहूं। वहीं यूवी और सिद्धार्थ उन तंग गलियों से बाहर निकल आए थे। वो अपनी कार के पास पहुंचे ही थे कि यूवी का फोन बजा। यूवी ने अपना फोन देखा तो यशराज जी की कॉल शो हो रही थी। यशराज जी का फोन देखकर यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर लुढ़क गई। उसने फोन कट कर दिया। फोन कट करे हुए यूवी को अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि यशराज जी का फोन दोबारा आ गया, लेकिन यूवी कॉल नहीं उठा रहा था। उठाता भी कैसे, वो क्या जवाब देगा अपने डैड को जब वो पूछेंगे कि उसे एंटीडोट मिला कि नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, फोन उठा ले यूवी, तेरा फोन बज रहा है। अगर तू फोन नहीं उठाएगा तो अंकल और भी परेशान हो जाएंगे।
सिद्धार्थ की बात पर युवी ने कहा, और उठाने के बाद क्या कहूंगा ये कि उनका बेटा उनका दिया हुआ एक काम नहीं कर पाया। युवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन हमने कोशिश तो की। 3-4 घंटों में हमने और गार्ड्स ने पूरी मुंबई छान मारी। सिद्धार्थ की बात पर युवी ने कहा, मुंबई छान मारने का क्या फायदा जब मैं एक एंटीडोट तक ना पाया अपने प्यार के लिए जो जिंदगी और ममा मौत के बीच में झूल रही है। ये कहते वक्त युवराज की आवाज लड़खड़ा रही थी। वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूट रहा था। युवी को ऐसे टूटते देखकर सिद्धार्थ को भी बुरा लग रहा था। वो अभी कार में बैठने ही वाले थे कि उस बस्ती का मुखिया वो दौड़ता हुआ वहां आया। मुखिया की सांसें फूल रही थी तेज दौड़कर आने से। साहब जी कहता हुआ वो युवी के पास पहुंच गया। उसे ऐसे सीधे युवी की तरफ दौड़ते आते देखकर युवी के गार्ड्स ने उस पर बंदूक तान दी। ये देखकर वो मुखिया घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, साहब जी वो दवा मिल गई। ये सुनना था कि युवी की आंखों में चमक आ गई। युवी ने बॉडीगार्ड्स को गन हटाने के लिए कहा और मुखिया को बोलने का इशारा किया। मुखिया ने कहा, साहब जी एंटीडोट मिल गया है। युवी ने कहा, कहाँ है? मुखिया ने कहा, साहब हमारा एक दोस्त है, वो भी हमारी ही तरह दवा बनाता है। हमारी उससे बात हुई है साहब, उसके पास वो दवा है जो आप लोग ढूंढ रहे हैं। मुखिया की बात पर युवी ने जल्दबाजी में कहा, तो कहाँ है आपका दोस्त, बताए। मुखिया, वो साहब जी। चैप्टर 193 ईशा का ट्रीटमेंट। युवी ने बेचैनी से कहा, अब क्या हो गया? मुखिया ने कहा, वो साहब जी मेरे दोस्त का घर यहां से आधे घंटे की दूरी पर है। युवी ने अपनी घड़ी में समय देखा। उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। उसने कहा, ठीक है, जल्दी गाड़ी में बैठो और ड्राइवर को रास्ता बताओ। सिद्धार्थ और युवी पीछे बैठ गए और मुखिया ड्राइवर की बाग वाली सीट पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा। वही उसके गार्ड्स आगे और पीछे युवी की कार को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। युवी ने गाड़ी को तेज ड्राइव करने को कहा, क्योंकि अगर आधा घंटा जाने में लगेगा तो आधा घंटा आने में भी लगेगा, और फिर उससे हॉस्पिटल भी तो जाना है। युवी अभी कुछ कहता कि उसका फोन बजा। उसने बिना देखे फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से यशराज जी की चिंता भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, युवी कहाँ हो, तुम कब आओगे एंटीडोट लेकर? हमारे पास सिर्फ 1.25 घंटा बचा है। डॉक्टर ने कहा है कि पेशेंट के पास ज्यादा समय नहीं है। एक बार अगर ये जहर पूरी तरह उनके माइंड में चढ़ गया, फिर चाहे एंटीडोट ही क्यों ना हो, कोई उन्हें नहीं बचा सकता। इसीलिए हमारे पास बस 1.25 घंटा ही है। यशराज जी ने आगे कहा, डॉक्टर ने कहा है कि ईशा पर वो लोग कई मेडिसिन और इंजेक्शन भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उसकी बॉडी में जहर इतना फैल गया है कि ईशू की बॉडी अब उनके ट्रीटमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रही है। उसकी बॉडी उनके ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। यशराज जी की बात पर युवी ने अपनी घड़ी को देखा और यशराज जी से कहा, डैड एंटीडोट बस मिल गया है, लेकिन आई प्रोमिस मैं वहां हॉस्पिटल में टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। यशराज जी ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है युवी, प्लीज जल्दी आना बेटा। युवी ने कहा, येस डैड। इतना कहकर उसने अपना फोन कट कर दिया। युवी ने ड्राइवर से कहा, स्टॉप द कार। ड्राइवर ने यह सुनकर शीशे से युवी को देखा तो युवी ने कार रोकने का इशारा किया। युवी की बात मानकर ड्राइवर ने कार रोक दी तो युवी बाहर निकल गया। युवी को बाहर निकलते देखकर सिद्धार्थ भी बाहर निकल गया और उससे कहा, ये तुमने कार क्यों रुकवाए? अब क्या करने की सोच रहा है तू? हमें जल्द से जल्द एंटीडोट भाभी तक पहुंचना है। तुझे पता है ना, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, तुझे जो करना हो बाद में करना। युवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। युवी ने ड्राइवर को बाहर आने को कहा। ड्राइवर बाहर आ गया, साथ ही साथ मुखिया भी बाहर आ गया था। युवी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। युवी को ड्राइविंग सीट पर बैठते देखकर सिद्धार्थ को सब कुछ समझ में आ गया। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और वो युवी के बगल वाली सीट पर आगे बैठ गया। ड्राइवर और मुखिया जी पीछे बैठ गए। युवी ने कार को चलाना शुरू कर दिया।
मुखिया ने यूवी को राष्ट्र बताया और यूवी ने कार को दौड़ा दिया। वही उसकी कार की स्पीड देखकर मुखिया जी और ड्राइवर की तो जान हलक में आ गई। वही सिद्धार्थ को पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो नॉर्मल था। यूवी ने ड्राइव करते हुए सिद्धार्थ से कहा, तुम तरुण को फोन करो, उसे लोकेशन भेजो और चॉपर लाने को कहो, जल्दी। यूवी की बात मानकर सिद्धार्थ ने जल्दी से तरुण, जो कि ओबरॉय मैंशन में सिक्योरिटी हेड था, उसके पास फोन किया और यूवी ने जो कहा था वह उसे बताया और कॉल कट कर दिया। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। आधे घंटे का रास्ता यूवी ने 15 मिनट में तय कर लिया था। वो सभी एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे, जो कि उस मुखिया के दोस्त का घर था। सभी कार से उतरे। यूवी के गार्ड्स थोड़े से पीछे रह गए थे। लगभग 2 मिनट के अंदर ही वह भी यूवी के पास पहुंच चुके थे। जब वह सब वहां पहुंचे तो एक आदमी, जो कि लगभग मुखिया की ही उम्र का था, वह बाहर खड़ा था और उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसके अंदर एंटीडोट था। वो आदमी भी अपने सामने इतने सारे आदमियों को देखकर घबरा गया था। कार से उतरने के बाद मुखिया और ड्राइवर की जान में जान आई थी। वही मुखिया ने उसे घबराते हुए देखा तो कहा, तुम घबराओ मत, ये वही साहब हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। मुखिया की बात सुनकर उसके दोस्त ने यूवी के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, धन्यवाद साहब, हमारे दोस्त और बाकी की बस्ती की सहायता करने के लिए। यूवी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए उसके हाथ में पकड़े बॉस की तरफ इशारा करते हुए कहा, एंटीडोट इसमें है। यूवी की बात पर उस व्यक्ति ने अपना सर हमें हिला दिया। उस व्यक्ति ने यूवी को एंटीडोट दिया। यूवी ने सिद्धार्थ को कुछ इशारा किया। सिद्धार्थ ने 2 नोटों की गड्डी उस व्यक्ति और 2 नोटों की गड्डी उस मुखिया को दे दी। पैसे लेने से उन दोनों ने ही इनकार कर दिया। मुखिया अपने हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे नहीं नहीं साहब, हम ये पैसे आप लोगों से नहीं लेंगे। आपने ने मुश्किल के वक्त में हमारी मदद की थी और आज छोटी सी मदद हम कर रहे हैं। उसकी बात पर यूवी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ये छोटी सी मदद नहीं है, तुमने मुझ पर आज बहुत बड़ा एहसान किया है जिससे मैं मेरी लाइफ को मैं बचा पाऊं। यूवी की बात मुखिया और वो उसका दोस्त नहीं समझा, लेकिन सिद्धार्थ सब समझ रहा था। उसने यूवी के कंधों पर हाथ रखा। तभी ऊपर से एक चॉपर के उड़ने की आवाज आने लगी। सबका ध्यान ऊपर की तरफ हो गया। साइड में खाली जगह थी जहां पर वो चॉपर लैंड हुआ। सिद्धार्थ ने उन दोनों मुखिया और उसके दोस्त से कहा, आप ये पैसे रख लीजिए, आपने आज हमारी बहुत बड़ी मदद की है, उसके लिए ये बस छोटी सी भेंट है। लेकिन आप लोग चिंता न करें, मैं जानता हूं कि आप लोगों के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप लोग चिंता न करें, आपके बच्चों को पढ़ाई आज से अच्छे स्कूल में होगी और उनका खर्चा को भी होगा वो बॉस उठाएंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर उन दोनों ने यूवी और सिद्धार्थ के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। यूवी ने सिद्धार्थ को मुखिया जी को सेफली उनकी बस्ती में छोड़कर आने को कहा और खुद चोपर की तरफ चला गया। यूवी एंटीडोट लेकर चोपर में बैठ गया। उसके बैठते ही चोपर हवा में उड़ गया। वही सिद्धार्थ मुखिया को छोड़ने के लिए चला गया। सिद्धार्थ ने जब मुखिया को गाड़ी में बैठने को कहा तो मुखिया ने डरते हुए कहा, साहब जी हाँ, हम नहीं बैठेंगे इस गाड़ी में। सिद्धार्थ ने ना समझी में कहा, क्यों? मुखिया ने डरते हुए कहा, वो साहब जी, पिछली बार इस गाड़ी में बैठे थे तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे दोबारा हवा में नहीं उड़ना। वो मैं पकड़ कर बैठा था, वरना कब का उड़ चुका होता। मुखिया की बात पर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। उसने कहा, आप बैठ जाए मुखिया जी, इस बार कार स्पीड में चलेगी, अब आपको मैं हवा में नहीं उड़ने दूंगा, ठीक है? इतना कहकर सिद्धार्थ हंसने लगा। मुखिया गाड़ी में बैठ गया। सिद्धार्थ मुखिया के बैठते ही उसे छोड़ने के लिए निकल गया। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यशराज जी से कहा, सर कब आएंगे मिस्टर ओबरॉय, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, अगर अभी उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यशराज जी ने कहा, उसे एंटीडोट मिल गया है और वो लेकर आ रहा है, बस रास्ते में ही है।
यशराज जी की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा उनके पास बस आधा घंटा है और वैसे भी पेशेंट अभी अनकॉन्शियस है। डॉक्टर वहां से चली गई। वहीं यशराज जी जब वापस सबके पास आए तो गीता जी ने गुस्से से कहा, कहाँ है युवराज, उसे गए हुए 6 घंटे से ऊपर हो चुका है और वो अभी तक नहीं आया है। आपको पता है ना कि वो मासूम बच्ची कैसे उसे पुकार रही थी, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। आप मेरी बात कराए उससे। यशराज जी ने शांति से कहा। गीता जी शांत हो जाए। यूवी ईशा के लिए मेडिसिन लाने गया है। वो मेडिसिन इस हॉस्पिटल में नहीं है इस वक्त। यशराज जी की बात सुनकर नीता जी ने अपने भरे गले से कहा, यूवी कहाँ तक पहुंचा है भाई साहब, अब तक वो आया क्यों नहीं? माँ मेरी बच्ची बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो उसे कब से बुला रही थी। नीता जी की बात पर यशराज जी ने कहा, वो बस अभी रास्ते में ही है, आ रहा है, किसी भी वक्त आता होगा। वो उसे अपनी बीवी की हमसे ज्यादा चिंता है, इसीलिए वो अपनी बीवी को कुछ नहीं होने देगा। वही हॉस्पिटल में जहां एक साइड आशी और आयुष खड़े हुए थे, वहीं वहां बेंच पर नीता जी और गीता जी बैठी हुई थी। यशराज जी एक तरफ खड़े होकर बेसब्री से यूवी की राह देख रहे थे। वही ईशान दरवाजे के इस पर खड़े होकर अंदर अपनी बहन को देख रहा था, जो हॉस्पिटल बेड पर बेसुध सी लेटी हुई और मशीनों से घिरी हुई थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वही उसके बगल में पीयूष खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। सब किसी तरह वक्त काट रहे थे कि एक चॉपर हॉस्पिटल की रूफ पर आकर लैंड हुआ और उसमें से यूवी उतरा। उसके हाथ में वही एंटीडोट वाला बॉक्स उपहार था। चोपर से उतरते ही यूवी नीचे आने के लिए वहां लगी लिफ्ट के पास पहुंच गया। यूवी में दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाए, लेकिन लिफ्ट नहीं खुली। यूवी ने कई बार ट्राई किया, लेकिन लिफ्ट नहीं खुली। अब वहां यूवी वहां खड़े होकर वेट नहीं कर सकता था। वो सीढ़ियों के जरिए नीचे आने लगा। वो काफी तेजी से सीढ़ियों से उतर रहा था। हॉस्पिटल 9 मंजिला था और ईशा को एडमिट 2 नंबर वाली पर किया गया था। चैप्टर 194, बहस ईशान और यूवी के बीच। यूवी जब सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो लगभग वो हाफ रहा था, क्योंकि वो दौड़कर आया था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके पैर वहीं रुक गए। सामने कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो वहां पर ना तो उसकी फैमिली थी और ना ही ईशा थी। वो ईशा को इसी फ्लोर पर छोड़कर गया था, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। उसने यशराज जी को फोन किया तो उन्होंने उससे कहा कि ईशा को 5th फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। 2nd फ्लोर के आईसीयू रूम में प्रॉब्लम थी। अब यूवी सीढ़ियों से होता हुआ 5th फ्लोर पर जाने लगा। जब वो 5th फ्लोर पर पहुंचा तो वहां उसकी नजर यशराज जी पर गई और उनके साथ एक डॉक्टर पर गई। दोनों ही बेहद परेशान लग रहे थे। जब यशराज जी की नजर उस पर गई तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। युवराज यशराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने यूवी से एंटीडोट के बारे में पूछा, तो यूवी ने वो बॉक्स आगे कर दिया। उन्होंने वो बॉक्स डॉक्टर को दिया और वो जल्दी से उसे लेकर आईसीयू रूम में चली गई। यूवी भी डॉक्टर के साथ आईसीयू के अंदर जाने लगा, लेकिन डॉक्टर ने उसे आने से मना कर दिया। लेकिन यूवी कहाँ मानने वाला था, वो अंदर आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। अंदर आकर जब उसकी नज़र सामने हॉस्पिटल बेड पर ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रही ईशा पर गई, ईशा को देखकर यूवी वहीं जम गया। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। ईशा की ऐसी हालत देखकर यूवी की आंखों में नमी तैर गई। उससे ईशा की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। वो बाहर आ गया। यूवी के बाहर आते ही डॉक्टर ने आईसीयू का दरवाजा बंद कर दिया। यूवी आईसीयू रूम के बंद डोर को देखता रहा। आरव ने आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया। उसने पीछे मुड़कर आरव को बिना किसी भाव के देखा और वापस से उसने अपनी नजरें सामने कर ली। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। ये आवाज सुनकर सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूम गई, जहां पर ईशान खड़ा हुआ था और उसकी नजरें यूवी के देख रही थी।
युवी ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की ही चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ईशान ने युवी के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए अपने भावहीन चेहरे से कहा, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। ईशान की बात सुनकर युवी ने कहा, जरूर। लगभग 5 मिनट बाद ईशान और युवराज एक कॉरिडोर में थे जहां पर कोई नहीं था। दोनों ही एक दूसरे से उचित दूरी पर खड़े हुए थे। युवराज ने ईशान को जब चुप देखा तो कहा, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। ईशान ने पलटकर युवी की तरफ देखा और गुस्से से कहा, अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई होगी ना। ईशान की बात सुनकर युवी की भौहें जुड़ गई। उसने अपनी ठंडी आवाज में लेकिन शांति से कहा, क्या बात है आपसे सीधा तुम। युवी की इस बात का ईशान ने पहले कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने बाद में कहा, क्योंकि मैं पूरे परिवार के सामने कोई इश्यू क्रिएट नहीं करना चाहता था। वहां पर दोनों परिवार मौजूद थे, लेकिन अब यहां पर सिर्फ तुम और मैं हूं। युवी ने अपनी ठंडी आवाज में कह, जो कहना है, जो बात करनी है जल्दी करो, मुझे फिर मेरी पत्नी के पास भी जाना है। ईशान ने भी अपनी कठोर आवाज में कहा, और तुम्हारी पत्नी बाद में, पहले मेरी बहन है और मुझे उसकी बहुत परवाह है, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें उसकी इतनी सी भी परवाह है। ईशान की बात कर युवी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसके सामने खड़ा उसकी पत्नी का भाई उससे कह रहा था कि उसे अपनी बीवी की परवाह है कि नहीं, जबकि उसने अपनी उसी पत्नी के लिए पूरी मुंबई तक छन मारी, वो भी कुछ घंटों में। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वही उसकी मुस्कुराहट देखकर ईशान और भी गुस्से में आ गया। युवी की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी गर्दन को 1-2 बार दाएं और बाएं घुमाया और ईशान की आंखों में देखकर उसे घूरते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूं, इसीलिए जो कहना है साफ साफ कहो साले साहब। युवी की बात सुनकर ईशान ने युवी को भी उसी तरह देखते हुए कहा, जिस पत्नी से प्यार करने की बात तुम कर रहे हो ना, आज वही पत्नी तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में लटक रही है। ईशान की बात सुनकर युवी उसे ना समझी में देखने लगा। तो ईशान ने कहा, मैं जानता हूं आज तुम्हारी दुश्मनी की वजह से मेरी बहन तुम्हारे दुश्मनों का शिकार हुई है। ईशान की बात पर युवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा भावहीन हो गया था। ईशान ने गुस्से से कहा, आज तुम्हारे इतने दुश्मन हैं कि उन लोगों ने मेरी बहन को अपना निशाना बनाया है, और आज वो यहाँ हॉस्पिटल में है, वो भी तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारी उस लड़की जो भी नाम है उसका, उसके साथ अगर तुम्हारी दुश्मनी नहीं होती ना, तो आज मेरी बहन सही सलामत होती। और ये बात तुम भी जानते हो, उस लड़की ने आज पहली बार मेरी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पहले भी ऐसा कर सकी है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बहन तुम्हें सौंपकर गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। ईशान ने आगे कहा, मुझे पहले से ही लगता था कि तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो, लेकिन आज यकीन भी हो गया कि तुम वाकई मेरी बहन के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इससे अच्छा तो मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता और उसकी शादी उसी के साथ कर। ईशान आगे कुछ कहता कि युवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए ईशान का कॉलर पकड़ते हुए कहा, बस। युवी की आवाज इतनी तेज थी कि वो पूरा कॉरिडोर गूंज गया था और ईशान भी चुप हो गया था, लेकिन आज वो भी बराबर गुस्से में था। युवी ने गुस्से से ईशान की आंखों में देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, बस बहुत बोल लिया तुमने। मैं इतनी देर से चुप इसलिए था क्योंकि तुम रिश्ते में मेरे साले और होने वाले जीजा लगते हो, लेकिन तुम शायद ये भी भूल गए हो कि मैं ऑलरेडी तुम्हारा जीजा लगता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की वजह से चुप था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन इसलिए भी कि उसका रिश्ता तुम्हारे साथ भी है। तुम उसके भाई हो और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। युवी ने पास जाकर ईशान की आंखों में देखते हुए कहा, और जिस बात का तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना, तो सुनो, वो आधा सच है, पूरा नहीं। तुम्हें पूरा सच आज मैं बताता हूँ। युवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पता है वो लड़की क्यों तुम्हारी बहन के पीछे पड़ी हुई है? क्योंकि जिस लड़के को वो पागलपन की हद तक चाहती है, वो लड़का तुम्हारी बहन को चाहता है, समझे? युवी की बात सुनकर ईशान के चेहरे से गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया।
अब उसके चेहरे पर हैरानी और सदमे के भाव थे। यूवी ने आगे कहा, और इसी वजह से उस लड़की ने तुम्हारी बहन को पहले भी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। और जिस पर आज तुम इल्जाम लगा रहे हो ना, उसने ही तुम्हारी बहन को हर बार बचाया और आज भी बचा रहा है। ईशान ना समझी में यूवी को देखने लगा और कहा, आज भी बचा रहा है मतलब? यूवी ने कहा, मतलब ये कि मैंने तुम्हारी बहन से जल्दी में शादी इसलिए की क्योंकि मैं जानता था वो आदमी तुम्हारी बहन के ऊपर नजर रखे हुए है, और ये भी तुम्हें कानो कान तक इसकी खबर तक नहीं है। तुम्हारी बहन की सेफ्टी देखते हुए मैंने उससे इतनी जल्दी शादी की थी, वरना मैं उसकी पढ़ाई पूरी होने तक वेट करने के लिए तैयार था। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बहन को कुछ हो, क्योंकि मेरा प्यार मेरी पूरी जिंदगी है वो। यूवी की बात सुनकर ईशान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो शौक में खड़ा था, लेकिन अब तक यूवी गुस्से से भर चुका था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा क्योंकि अब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। ईशान ने कहा, इसका मतलब वो उसका शराब पीना, और वो सबके सामने इतना कहकर ईशान चुप हो गया और हैरानी से युवराज को देखने लगा। वही युवराज ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से कहा, प्यार करता हूँ उससे, इसका मतलब समझते हो ना तुम? उसकी इज्जत भी मेरी इज्जत है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे प्यारा पर उंगली उठाए, यहां तक कि उसे नजर उठाकर भी देखे, क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूवी ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली। उसने वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि उसके कदम रुक गए। वो सामने देखने लगा। उसने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सामने पूरी की पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। दोनों फैमिली वहां हैरानी से उन दोनों की तरफ ही देख रही थी, खासकर यूवी की तरफ। ईशान ने भी यूवी की नजरों का पीछा किया तो उसकी नजर भी अपने सामने खड़े दोनों परिवारों पर गई, जो उन्हें ही देख रहे थे। यूवी ने उन लोगों को देखा और उनके साइड से निकल गया। चैप्टर 195 ईशा को होश आना। यूवी ने एक नज़र उन लोगों को देखा और उनके साइड से निकल गया। यूवी के जाने के बाद वहां पर शांति छा गई। ईशान भी वहां से निकल गया। पूरा परिवार हैरान था यूवी के मुंह से सच सुनकर। यहां तक कि खुद यशराज जी भी शॉक थे, क्योंकि इतना सच तो उन्हें भी नहीं पता था। इसलिए सबकी नजरें उधर ही थी जहां से यूवी गया था। नीता की ने अपनी नम आंखों से गीता जी को देखकर कहा, आज मुझे पूरा यकीन हो गया गीतू कि मैंने अपनी बेटी को सही हाथों में दिया है। गीता जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और नीता जी को गले से लगा लिया। वही यूवी आईसीयू के सामने जाकर खड़ा हो गया था। धीरे धीरे पूरा परिवार वही आ गया था। कुछ घंटों बाद आईसीयू रूम से बाहर डॉक्टर आए और यूवी को कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हम मेरे केबिन में चलकर बात करें? यूवी जाने लगा कि नीता जी ने कहा, डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है ये तो हमें बता दीजिए, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हमारी बच्ची ठीक है। उनकी बात पर डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी वो फिलहाल ठीक है, बस बेहोश है। कुछ घंटों बाद उन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर अपने केबिन की तरफ चली गई। केबिन में यूवी ने कहा, कहिए डॉक्टर, क्या बात करनी है? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर ओबरॉय, पेशेंट फिलहाल ठीक है और उन्हें कुछ वक्त बाद होश भी आ जाएगा। एन वक्त पर हमें एंटीडोट मिल गया जिससे पेशेंट की जान बच पाए। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि हर एक चीज के कुछ बेनिफिट्स तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही इस एंटीडोट के भी है। अब जहर इतना पावरफुल था तो एंटीडोट भी होना ही था, और पेशेंट की बॉडी पहले से ही वीक है और ऊपर से जहर ने उनकी बॉडी को इंटरनली जो डैमेज किया है वो अलग। इसीलिए इस एंटीडोट की वजह से अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ेगी जब तक वो पूरी तरह रिकवर नहीं कर लेती। जैसे कि चक्कर आना, कमजोरी फील होना, जल्दी थक जाना, सर दर्द और बुखार के भी लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पॉजिटिव माहौल में रख पाए। ऐसे में पेशेंट जल्दी रिकवर होगी। यूवी डॉक्टर की बात ध्यान से सुन रहा था।
डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा ये कुछ दवाएं हैं, आप इन्हें मंगवा दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद पेशेंट को देनी है। यूवी ने वो प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और कहा डिस्चार्ज कब तक मिलेगा मेरी वाइफ को। डॉक्टर ने कहा सॉरी, आज उन्हें डिस्चार्ज तो नहीं मिल सकता क्योंकि अभी भी वो पूरी तरफ स्टेबल नहीं है, इसलिए 2 दिन तो इसके लग ही सकते हैं। यूवी ने ईशा से रिलेटेड 1-2 बातें और की और डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गया। उसने एक गार्ड के हाथों दवा मंगवाई और डॉक्टर को दे दी। यूवी एक जगह खड़ा था जहां शांति थी। तभी पीछे से सीड ने कहा अब कैसी है भाभी। सीड की बात सुनकर यूवी ने उसे पकड़कर देखा और कहा हम अब ठीक है, काफी बाकी पूरी तरह रिकवर होने में समय लगेगा। यूवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना सर हाँ में हिला दिया और यूवी को देखने लगा। यूवी ने जब उसे ऐसे अपने आप को देखते देखा तो यूवी ने बिना किसी भाव के कहा क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है। सिद्धार्थ ने उसकी बातों पर कुछ नहीं कहा और एक सीधा सा सवाल किया क्या तू ठीक है। सिद्धार्थ के इस सवाल पर यूवी उसे देखने लगा। युवराज ने अपनी नजरें फेर ली। सिद्धार्थ ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा बताना क्या तू ठीक है। सिद्धार्थ ने इतना ही कहा था कि युवराज उसके गले लग गया। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच शांति रही। सिद्धार्थ उसकी पीठ थपथपा रहा था, वही युवराज उसके गले लगे हुए था। तभी सिद्धार्थ को अपनी शर्ट पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने युवराज को अपने से अलग करके देखा तो युवराज की आंखों में आंसू था। ये देखकर सिद्धार्थ हैरान था, लेकिन उसने युवराज की कंडीशन को समझते हुए कुछ नहीं कहा और उसे वैसे ही गले लगाए रखा। सिद्धार्थ ने कहा अब भाभी ठीक है मेरे यार, सब कुछ ठीक है। युवराज ने कहा कुछ ठीक नहीं है, वो आज इस हालात में है मेरी वजह से। सिद्धार्थ ने युवराज से अलग होते हुए कहा नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें यूवी, तुमने भी तो बहुत कुछ खोया है। ये सब कुछ बस उन दोनों की वजह से हुआ है, इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो, समझे, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। सिद्धार्थ को जो भी यहाँ हुआ वो नहीं पता था क्योंकि वो लेट आया था। वही युवराज के दिमाग में ईशान की बातें गूंज रही थी। यूवी को कहीं खोया हुआ देखकर सिद्धार्थ ने कहा क्या हुआ, कहाँ खोया हुआ है तू, मैं यहाँ तेरे सामने हूँ और तेरा ध्यान कहीं और है। कुछ बात हुई है क्या, मुझे सच सच बता क्या हुआ है। मेरे आने से पहले कुछ हुआ है क्या, बता। यूवी सिद्धार्थ की बात सुनकर युवराज सिद्धार्थ को देखने लगा। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर सिद्धार्थ को पक्का यकीन हो गया कि कुछ हुआ है। उसने युवराज से पूछा तो उसने सब कुछ उसे बता दिया जो उसके और ईशान के बीच की बातें हुई थी। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा ऐसे कैसे कह सकता है वो तुम्हें, क्या उसने देखा नहीं था कि आज उसकी बहन सही सलामत है, तो वो तुम्हारी वजह से है। पहले भी तो उस पर उस साइको लड़की ने कई बार हमले किए थे, लेकिन हर बार तुमने उसे बचाया है। आज वो तुम पर ऐसे इल्जाम लगा रहा है, पहले कहाँ था वो, तब उसे अपनी बहन की फिक्र नहीं थी क्या। और सच तो ये है कि कहीं ना कहीं आज भी उसकी बहन उस लड़की का शिकार उसके पागलपन की वजह से ही हुई है। सिद्धार्थ काफी गुस्से में था। यूवी ने कहा उसने भी अपने गार्ड्स लगाए थे ईशा के पीछे। सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा क्या फायदा, उसके गार्ड्स पता तो नहीं लगा पाए ना। उनके गार्ड्स के होते हुए भी फिर भी भाभी पर उस लड़की ने हमले किए। माना कि हमारी बहन आशी से उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसकी बहन से तुम्हारी शादी हो चुकी है। कम से कम उसे अपने इस रिश्ते का लिहाज तो करना चाहिए था। इसका मतलब ये तो नहीं है ना को वो तुमसे ऐसे बदतमीजी से पेश आए। इतना कहकर सिद्धार्थ लंबी सांसें लेने लगा। वो इस वक्त काफी गुस्से में था। यूवी ने उसे ऐसे देखा तो उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा शांत हो जा मेरे गदाधारी भीम, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। यूवी की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। उसने यूवी से मुंह बनाकर कहा और ये तू कह रहा है जिसे खुद इतना गुस्सा आता है। यूवी ने जब उसे मुंह बनाते देखकर कहा अब इतने भी मुंह मत बना, तू कोई लड़की थोड़ी है जो मैं तुझे मुंह बनाते देख मनाने लग जाऊंगा।
यूवी की बात पर सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, मैं कोई लड़की वटकी नहीं हूं, मुझे पता है। लेकिन मुझे पहले तुम्हारे उस साले साहब से बात करनी है। इतना कहकर सिद्धार्थ जाने लगा कि यूवी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे सीड। अरे ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा, उसने तुमसे इतनी बदतमीजी की है, उसका हिसाब तो उससे लूंगा ही। सिद्धार्थ ने पलटते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात पर यूवी ने उसे आंखें दिखाए। तो सिद्धार्थ ने वैसे ही कहा, तू मुझे कितनी भी आंखें क्यों ना दिखा ले, मैं नहीं डरने वाला तुमसे, समझे। यूवी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अच्छा। सिद्धार्थ ने कहा, और नहीं तो क्या। यूवी ने एक गाती सांस ली और सिद्धार्थ को वहीं पास की बेंच पर बिठाते हुए कहा, तू पहले शांति से यहां बैठ और शांत हो जा, और मेरी बात ध्यान से सुन, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करना। सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बोल, सुन रहा हूं। यूवी ने कहा, ईशान ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी बहन से प्यार करता है। उसे अपनी बहन की परवाह है। आज वो उसे इस हालत में नहीं देख पाया, जिस वजह से उसने गुस्से में ऐसे रिएक्ट कर दिया। क्योंकि वो अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता है, ना कि ऐसे उसे मौत के मुंह में लटकते हुए, समझा। यूवी ने उसके पास बैठते हुए उसे समझाते हुए कहा, अब तुम ये सोचो, अगर ईशा की जगह आशी होती तो क्या मैं भी चुप बैठता या तुम चुप बैठते? बताएं मुझे, क्या तुम चुप बैठते? यूवी की बात पर सिद्धार्थ ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो युवराज ने कहा, देखा नहीं देख पाते ना आशी को तुम ऐसे, और ना ही मैं, और शायद हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते जैसे आज ईशान ने रिएक्ट किया। तो देखा जाए तो इसमें गलती ना किसी की नहीं है, गलती अगर है तो हालत की है, समझे। यूवी की बात अब सिद्धार्थ समझ चुका था। उसने बेचारा सा मुंह बनकर यूवी को देखते हुए कहा, लेकिन उसने तुमसे कैसे बदतमीजी से बात की, और वो यहां तक कि भाभी के लिए तुम्हें सही नहीं बता रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें फर्क कैसे ना पड़ा। मैं अपने जिस यूवी को जानता हूं, वो इतना बर्दाश्त कभी नहीं करता। तू ना सच में बदल गया है। जब से भाभी तेरी जिंदगी में आए हैं ना, तू जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखने लगा है। पहले सुना था कि लोग अक्सर प्यार में बदल जाते हैं, और देख भी लिया। सिद्धार्थ की बात पर यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ईशा को याद करने लगा। उसके चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं काफी बदल गया हूं। अगर यही सब पहले किसी ने मेरे साथ किया होता तो मैं अब तक उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा चुका होता, चाहे फिर वो मेरा रिलेटिव ही क्यों ना हो। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, तो मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आ जाता है, जिससे मेरा गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। यूवी ने अपनी आंखें खोलते हुए सिद्धार्थ को देखते हुए आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी सुधर गया हूं, समझे। यूवी की बात सुनकर सिद्धार्थ हंसने लगा। तो कहा, बिल्कुल समझ गया जनाब। सिद्धार्थ की बात पर अब दोनों ही दोस्त हंसने लगे। कोई आगे कुछ कहता कि एक नर्स ने वहां आकर कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपकी वाइफ को होश आ गया है। चैप्टर 196। वरुण को पता चला सुप्रिया की साजिश के बारे में। नर्स की बात सुनकर युवराज वहां से दौड़ता हुआ आया। जब वो वहां पहुंचा तो पूरी फैमिली के चेहरे पर खुशी थी। गीता जी ने यूवी के पास आकर कहा, यूवी देख, इशू को होश आ गया है बेटा, तू जा, वो तुझे बुला रही है। हम उससे मिल चुके हैं, तू भी उसके पास जा। जब तू यहाँ नहीं था ना, और उसे थोड़ी देर के लिए होश आया था, वो बस तुझे से मिलने की जिद कर रही थी, बस जा उससे मिल ले। गीता जी की बात सुनकर यूवी ने अपना सर हाँ में हिलाया और अंदर जाने लगा कि उसकी नजर ईशान पर गई, जो उसे ही देख रहा था। यूवी उसे इग्नोर करके सीधा अंदर चला गया। जब वो अंदर आया तो उसकी नजर सामने गई, जहां पर ईशा लेटी हुई थी। वो देखने से ही बेहद कमजोर लग रही थी। फिलहाल उसकी आंखें बंद थी। यूवी धीरे से उसके पास गया और साइड की टेबल पर बैठ गया। उसने धीरे से ईशा का हाथ पकड़ा। अपने हाथों पर किसी की छुअन महसूस करके ईशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो उसकी नजर सामने बैठे हुए युवराज पर गई।
जो उसे ही देख रहा था। युवराज को देखने के बाद ईशा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की पकड़ यूवी के हाथ पर कस दी। यूवी ने भी उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने माथे से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ही काफी देर तक ऐसे बैठे रहे। पूरे कमरे में शांति पसरी हुई थी। ईशा ने अपनी आंखें खोली और यूवी को देखने लगी। ईशा ने बेहद ही कमजोर आवाज में अटकते हुए कहा कहाँ था थे आप जब मैंने आपको बुलाया था तब आप क्यों नहीं आए मुझे से मिलने के लिए। ईशा की आवाज सुनकर यूवी ने अपनी आंखें खोली और ईशा को देखा, जो उसे ही देख रही थी। यूवी ने ईशा के बालों पर हाथ फेरा और कहा मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया था। यूविन की बात कर ईशा ने कहा क्या आपका वो काम मुझसे भी जरूरी था। ईशा की बता सुनकर यूवी ने ईशा को देखते हुए कहा तुमसे बढ़कर जरूरी मेरे लिए कोई काम नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। लेकिन जिस काम के लिए मैं गया था ना वो तुमसे जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए वो काम भी जरूरी था। यूवी को कुछ ना कहता देखकर ईशा ने कहा बताए ना। ईशा की बात सुनकर यूवी ने उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा तुमसे जरूरी मेरे लिए और कोई नहीं है। यूवी की बात सुनकर ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा मैं मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। ईशा की बात सुनकर यूवी ने कहा अभी तुम घर नहीं जा सकती क्योंकि तुम अभी बहुत वीक हो और डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, जो कि तुमसे होता नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न 3 से 4 दिन यहीं हॉस्पिटल में ही तुम्हें रखूं, ताकि यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट भी होता रहे और यहाँ पर तुम्हें आराम भी करना पड़े। यूवी की बात सुनकर ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा हॉस्पिटल में कौन आराम करता है। यूवी ने कहा तुम करोगी, और अब इस बात पे मुझसे बहस मत करने लग जाना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। इसलिए तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा, क्योंकि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। इतना कहकर यूवी ने ईशा की आंखों पर अपना हाथ रख दिया और उसकी आंखें बंद कर दी। ईशा ने भी बहस नहीं की और अपनी आंखें बंद कर ली। जल्द ही उसे नींद आ गई, लेकिन यूवी वहीं बैठा रहा और ईशा के चेहरे को देखता रहा। उसने आगे बढ़कर ईशा के माथे पर अपने होठ रख दिए और वापस वहीं बैठ गया। ऐसे ही समय बीत गया। रात का समय हो गया था। यूवी ने पूरी फैमिली को घर भेज दिया था। अब सिर्फ हॉस्पिटल में युवराज ईशान ही थे, बाकी सब घर पर चले गए थे। वहीं दूसरी ओर एक कमरे के अंदर कुछ चीजें तोड़ने को आवाज आ रही थी और साथ ही साथ किसी के चिल्लाने को आवाज आ रही थी, जो किसी और की नहीं बल्कि सुप्रिया की थी। सुप्रिया गुस्से में पागल हो रही थी। उसने सामान को तोड़ते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा हर बार बच जाती है वो लड़की, पता नहीं इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से लिखवा कर आई है। एक तो जो देखो वो उस लड़की के पीछे पागल होता है। पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में जो सब उसके पीछे ही पागल रहते हैं। मुझे ये सब देखकर मुझे उस लड़की पर गुस्सा आता है। मुझे नफरत है उससे, क्योंकि मेरा वरुण उससे चाहता है। इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत अच्छी निकली और वह बच निकली। वो टाइगर यहाँ पर भी बाजी मार गया। चिल्लाते हुए आई हेट यू ईशा, आई जस्ट हेट यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब की बार अपने हाथों से मारूंगी तुम्हें। सुप्रिया गुस्से में उबल रही थी। इस समय वो एक फार्म हाउस पर थी जो कि वरुण का था, जिसके बारे में बस कुछ लोगों को ही पता था। वहीं उस फार्म हाउस में एक गाड़ी काफी साइड से आकर रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा जो काफी गुस्से में लग रहा था। वो सीधा अंदर आया और सीढ़ियों से होता हुआ एक कमरे के सामने खड़ा हो गया। उसने गुस्से से अपनी लात से दरवाजा एक ही झटके में खोला और अंदर आ गया। अंदर आया तो उसकी नज़र कमरे में बिखरे सामान पर गई। उसने ये सब इग्नोर किया। उसकी नज़र सामने गई जहां पर सुप्रिया खड़ी हुई थी।
और वरुण को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वरुण ही था। वरुण को देखकर सुप्रिया मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि कमरे की ऐसी हालत उसने की है। वो अदा से चलती हुई आगे आई और वरुण के गले लग गई। उसने वरुण के गले में अपनी बाहें डाल दी। तभी वरुण ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और बेदर्दी से पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर ले गया। वही वरुण के ऐसा करने से सुप्रिया की चीख निकल गई, लेकिन वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ा। वरुण उसे वैसे ही सीढ़ियों से नीचे ले गया और नीचे आकर उसने उसे धक्का दे दिया, जिससे सुप्रिया फर्श पर गिर गई। उसने गुस्से से वरुण को देखते हुए कहा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? वरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे पेश आने के? वरुण ने भी गुस्से में सुप्रिया को देखते हुए कहा, ओह रियली, मेरा बिहेवियर तुम्हें दिख रहा है, लेकिन अपने बिहेवियर का तुम्हें ख्याल भी है। सुप्रिया गुस्से से खड़ी हो गई और कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? वरुण ने चिल्लाते हुए कहा, आवाज नीचे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। वरुण की आवाज इतनी तेज थी कि सुप्रिया डरकर चुप हो गई थी। वरुण ने उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहना। मुझे तुम उसके आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। सुप्रिया ने डरते हुए अनजान बनते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बातें कर रहा हूं। वरुण ने एक एक शब्द गुस्से से चबा चबा कर कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम मेरी जान से दूर रहना। समझ में नहीं आता तुम्हें, एक बार में कहा हुआ। चिल्लाते हुए कहा, बताओ कहा था कि नहीं? सुप्रिया, जो वरुण के मुंह से ईशा के लिए जान सुनकर गुस्से में भर गई थी, उसने गुस्से से कहा, हाँ कहा था। वरुण ने गुस्से से कहा, फिर भी तुमने मेरी जान को चोट पहुंचाई, ये जानते हुए भी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मेरी जान है वो, मेरी जान को मारने की कोशिश की तुमने। वरुण के मुंह से ईशा के लिए बार बार जन सुनकर और ये सुनकर कि वरुण उसे प्यार करता है, सुप्रिया गुस्से में उबलने लगी थी। अब वो ये भी भूल गई थी कि वो किसके सामने खड़ी है। सुप्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती, समझे? तुम नहीं करती वो तुमसे प्यार। तुमसे प्यार सिर्फ मैं करती हूँ, सिर्फ मैं, वो लड़की नहीं। वही सुप्रिया की बात सुन आकर वरुण ने गुस्से में आकर सुप्रिया को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सुप्रिया नीचे गिर गई। वरुण ने नीचे झुककर उसके बालों को कसकर पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करेगी। अपने मन से या फिर जबरदस्ती उसे मुझसे प्यार करना पड़ेगा। मैं उसे अपने आप से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। सुप्रिया ने गुस्से से कहा, प्यार तो तब करेगी ना जब मैं उससे जिंदा रहने दूंगी। सुप्रिया की बात सुनकर वरुण ने उसका सर नीचे फर्श पर दे मारा, जिससे सुप्रिया के माथे से खून आने लगा और साथ ही साथ उसकी चीख भी निकल गई। वरुण ने उसका गला पकड़ते हुए कहा, और तुम उससे मेरी जान को तो तब कुछ करोगी ना जब मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। इतना कहकर वरुण उसका गला दबाने लगा। वरुण की पकड़ समय के साथ सुप्रिया के गले पर कसती जा रही थी। चैप्टर 197, वरुण का सच। वरुण की पकड़ इतनी तेज थी कि सुप्रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वही सुप्रिया ने वरुण के हाथों को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की, लेकिन वरुण की पकड़ से अपनी गर्दन को आजाद नहीं कर पाए। वरुण ने उसकी गर्दन को दबोचते हुए कहा, बहुत छूट दे दी मैंने तुम्हें, हर बार तुम्हें वार्न किया कि मेरी जान से दूर रहो, लेकिन तुम सुधरने वाली में से नहीं हो। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए छोड़ देता था कि तुमने मेरी बहुत मदद की थी उस ऋत्विक को मेरे रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन तुम तो मेरी जान को ही मेरे रास्ते से हटाने चली थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी जान से दूर जाना नहीं, समझी तुम? वरुण ने चिल्लाते हुए कहा। वही अब सुप्रिया की सांसें उखड़ने लगी थी। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था जो अब वो आजमाने वाली थी। सुप्रिया ने किसी तरह अटकते हुए कहा, देखो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
वरुण ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। सुप्रिया ने कहा, था ठीक है तो माँ मार दो मुझे लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो उसके बाद तुम्हारी ईशा के पास मेरा एक आदमी जाएगा और वो तुम्हारा सारा सच ईशा को बता देगा। फिर ईशा को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इतना कहकर सुप्रिया किसी तरह वरुण का रिएक्शन देखने लगी। वही सुप्रिया की बात सुनकर वरुण के चेहरे के भाव बदल गए। उसके हाथों की पकड़ सुप्रिया के गले से ढीली हो गई। सुप्रिया की गर्दन से वरुण के हाथ हट गए। उसकी पकड़ से छूटते ही सुप्रिया खांसने लगी। सुप्रिया जब ठीक हुई तो उसने वरुण के चेहरे के भावों को देखा, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर सुप्रिया के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने वरुण से कहा, सोचो वरुण, अगर ईशा को तुम्हारा सच पता चल गया तो वो क्या करेगी? मैं तुम्हें बताती हूँ वो क्या करेगी। अगर उसे पता चला कि वीर ही वरुण है या फिर वरुण ही वीर है, तो वो तुमसे नफरत करेगी। अगर उसे ये पता चला कि तुमने यानी कि उसके दोस्त वीर ने उसके पति के साथ क्या क्या किया है, उसके पति की लाइफ से उसका सबसे अजीज दोस्त छीना है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें माफ करेगी? या फिर तब भी वो तुम्हें अपना दोस्त ही मानेगी? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि वो तुमसे ये जो दोस्ती का रिश्ता भी है ना तुम्हारे बीच, वो तोड़ देगी। सुप्रिया ने इतना ही कहा था कि वरुण ने सुप्रिया को एक थप्पड़ मार दिया और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी ईशा ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे नफरत नहीं करेगी। वो मुझसे अपना रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। चिल्लाते हुए समझी तुम? सुप्रिया ने अपने गालों पर हाथ राज गुस्से से कहा, वो ऐसा ही करेगी जब उसे तुम्हारा सच पता चलेगा तो। यूं मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो देख लेना, उस लड़की को मैं तुम्हारा सारा सच बता दूंगी कि तुम असल में जो उसका दोस्त वीर है वो वीर प्रताप सिंह नहीं बल्कि वरुण प्रताप सिंह है, और वो एक खूनी और ड्रग डीलर है। और ये भी बता दूंगी कि इस कॉलेज में आने का तुम्हारा फैसला भी इसीलिए था कि तुम कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स जैसी लत लगा सको। ये शख्स जो सुप्रिया का क्राइम पार्टनर है, ये और कोई नहीं बल्कि वीर ही है। वीर प्रताप सिंह ये इनका असल नेम नहीं है, बल्कि इनका असल नेम वरुण प्रताप सिंह गई। वीर प्रताप सिंह इनका छोटा भाई था, जो इनसे लगभग 3 से 4 साल छोटा था। लेकिन कमल की बात ये थी कि ये दोनों दिखने में सिमिलर थे। इन्हें देखकर पहचाना मुश्किल था कि कौन सा वीर है और कौन सा वरुण। अब इनके छोटे भाई इस दुनिया में नहीं है और उसकी आइडेंटिटी ये यूज कर रहे हैं। उसी की आइडेंटिटी से ये कॉलेज में पढ़ रहे थे, जबकि ये तो अपनी डिग्री कब की ले चुके हैं, और इसी कारण से ये युवराज की नजरों से काफी दिन तक बचे रहे थे। सुप्रिया की बात पर वरुण ने चीखते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? सुप्रिया ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं करूंगी अगर तुम मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो। चैप्टर 198 डील माफी बीवी को मनाना। सुप्रिया की बात सुन आकर वीर ने भी गुस्से से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी मेरी ईशा का कुछ नहीं करोगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें, अगर इसे भी तुमने सीरियस नहीं लिया और मेरी ईशा को फिर से कुछ करने की कोशिश की, तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मुझे तुम्हारी कोई भी धमकी नहीं रोक पाएगी। सुप्रिया ने कहा, डील डन। वीर वहां से बिन कुछ कहे जाने लगा कि सुप्रिया ने कहा, कहाँ जा रहे हो? वीर ने गुस्से से कहा, जहानुम में। इतना कहकर वीर वहां से निकल गया। वही वीर के जाते ही सुप्रिया वहां रखे सोफे पर बैठ गई और अपने गले को पकड़ लिया, क्योंकि उसे अपने गले पर बेहद तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, वरुण को पता कैसे चला कि मैंने ईशा को जहर दिलवाया है? मैंने ये काम बेहद सावधानी से किया था, फिर भी वीर को पता चल गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, जहां पर ईशा दवाइयों के नशे में सो रही थी और वही यूवी उसी के पास बैठा हुआ था। तभी ईशान अंदर आया तो उसकी नजर युवराज पर गई।
जो ईशा का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। ईशान युवराज की ईशा के प्रति केयर और प्यार साफ देख पा रहा था। अब उसे अपने किए पर गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने इन सब के पीछे का जिम्मेदार युवराज को ठहरा दिया, जबकि उसने तो उल्टा ईशा की जान बचाने के लिए कई एफर्ट्स दिए हैं। ईशान अब बेहद बुरा फील कर रहा था। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि उसके कितना गलत किया युवराज के साथ। ईशान ने युवी को पुकारा, जीजू। युवी ने ईशान की आवाज सुनकर पलट कर देखा, जहां पर ईशान खड़ा हुआ था। ईशान ने कभी भी युवराज को जीजू नहीं कहा था। वही ईशा को एक नज़र देखकर युवी ने अपनी नज़रें वापस से फेर ली। ईशान अंदर आया, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। युवी ने बिना उसे देखे कहा, हाँ कहो। ईशान ने कहा, यहाँ नहीं, अकेले में। युवी ने ईशा को देखा और उसका हाथ बेड पर रख दिया, जिसे वो पकड़कर बैठा हुआ था। वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। ईशान ने ईशा के बालों में हाथ फेरा और ईशा को एक नज़र देखकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ईशान और युवी कॉरिडोर में थे। युवी ने बिना किसी भाव के कहा, बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? युवी की बात सुनकर ईशान ने युवी को देखा और एक गहरी सांस ली। उसने युवी से कहा, आई एम सॉरी। युवी ने अनजान बनते हुए कहा, किस बात के लिए? ईशान ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने आपसे कितनी बदतमीजी की थी। आपसे क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मैं भी क्या कटा जब मुझे पता चला कि मेरी बहन को जहर दिया गया है। और वो भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक जहर। तो मुझे बस आपसे शिकायत थी कि आप मेरी बहन का ख्याल नहीं रख पाए। आप उसका ध्यान नहीं रख पाए। आपके होते हुए आपकी नाक के नीचे किसी ने ये कर दिया। इसीलिए बस मुझे अपनी बहन की हालत देखकर गुस्सा आ गया था। और वो गुस्सा ही करना था कि मैंने आपसे इतने रूड और बदतमीजी से बात की। जब मुझे सब पता चला कि सच क्या है, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे आपको ऐसे सुनने नहीं चाहिए था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं तो ऐसे बदतमीजी कर चुका था। लेकिन मुझे और भी गिल्ट तब महसूस हुआ, जब मेरी इतनी बदतमीजी सहने के बाद भी आपने मुझे गलत नहीं समझा। ईशान की बात सुनकर युवराज उसे नासमझी में देखने लगा। तो ईशान ने कहा, मैंने आपकी और आपके दोस्त सिद्धार्थ की बातें सुनी थी। तब मुझे अपने आप पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कितना गलत किया आपके साथ, लेकिन अपने मुझे ना ही गलत समझा और ना ही मेरी बदतमीजी पर कुछ किया, बल्कि आपके मेरी सिचुएशन जानी और मेरी फीलिंग को समझा। मुझे माफ कर दीजिए जीजू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। युवी से ईशान ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली थी। वही युवी उसे ही बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जो हुआ वो भूल जाओ। मैं भी भूल गया हूं, तुम भी भूल जाओ। इसी में सबकी भलाई है। इतना कहकर युवी जाने लगा कि ईशान ने कहा, कैसे भूल जाऊं, मैंने आपका दिल दुखाया है। जिस लड़की से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, उसकी हालात का जिम्मेदार आपको ठहराया है। मैं जानता हूं आपने किसी से कहा नहीं, लेकिन जिस वक्त मैंने आप पर यह इल्जाम लगाया, तब मैंने आपकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों ही देखा था। लेकिन तब मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि तब अपनी गलती का एहसास नहीं था मुझे। लेकिन अब है और बेहद गिल्ट भी हो रहा है। इसलिए आपसे माफी मांग रहा हूं। आप मुझे माफ करें या ना करें, ये आपका फैसला है। लेकिन मेरा गिल्ट जरूर कम होगा कि मैंने आपसे मेरे की गई गलती की आपसे माफी मांगी। युवी, जो वहां ईशान की बात सुनकर रुक गया था, उसने ईशान को पलट कर देखा और कहा, तुम्हें माफी एक ही शर्त पर मिलेगी। ईशान ने नासमझी में कहा, कौन सी शर्त? युवी ने बिना किसी भाव के कहा, यही कि अगर तुम्हें मेरी माफी चाहिए तो मेरी बीवी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। ना ही जो हमारी बीच बातें हुई वो उसे पता चलना चाहिए, और ना ही उसे ये पता चलना चाहिए कि उसे एग्जैक्टली हुआ क्या था। अगर वो पूछे तो कोई बहाना बना देना, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि फैमिली को भी।
जो उन्हें अब तक पता चला वो ठीक है, लेकिन आगे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लेना मैंने तुम्हें माफ किया। यूवी की बात पर ईशान ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। ईशान की बात सुनकर यूवी ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर यूवी वहां से चला गया। ऐसे ही समय बीत गया और देखते देखते 2-3 दिन बीत गए। ईशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। यूवी ईशा को लेकर ओबरॉय मैंशन आ चुका था। ईशा अभी भी बेहद कमजोर थी, लेकिन यूवी उसका पूरा ख्याल रख रहा था। अब ईशान और आशी की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे, जिसमें दोनों फैमिली ही शादी से पहले की तैयारियां करने में लगी हुई थी। वही ईशा इन सब तैयारियों से दूर थी। मन तो उसका भी था तैयारियां करने का, लेकिन यूवी ने सीधा उसे मना कर दिया था। यूवी इस बीच ईशा को हल्का सा स्ट्रिक्टली हैंडल करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी कितनी शैतान है और वो बाहर जाने के लिए और शादी की तैयारियों में शामिल होने के लिए उसे इमोशनल ब्लैकमेल जरूर करेगी। इसीलिए वो उसे स्ट्रिक्टली हैंडल करता था, जिससे ईशा मन मारकर रह जाती थी, क्योंकि यूवी ने उसे कमरे से बाहर निकलने तक की परमिशन नहीं दे रखी थी। उसे कहीं न कहीं डर था कि अगर ईशा बाहर गई और अगर वो हल्का सा भी थक गई तो बीमार हो जाएगी, क्योंकि उसे डॉक्टर की बता अच्छे से याद थी। इसीलिए वो ईशा को लेकर काफी केयरफुल रहने लगा था। ऐसे ही समय बीत गया और ईशान और आशी की शादी की डेट भी बिल्कुल नजदीक आ गई। कल से सारे फंक्शन स्टार्ट होने थे, इसीलिए आज काफी चहल पहले थी। ओबरॉय मैंशन में नहीं बल्कि ईशा के कमरे में। उसने पूरा कमरा सर पर उठा रखा था। वही यूवी इस वक्त परेशान सा सोफे पर बैठा हुआ था और अपने सामने बेड पर बैठी ईशा को देख रहा था, जिसने अपना चेहरा गुस्से से फूला रखा था। पूरे बेड पर कपड़े फैले हुए थे। ईशा उन्हीं कपड़ों के बीच अपना मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उसे ऐसे बैठे हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। वही यूवी भी आधे घंटे से बैठे हुए उसे देख रहा था। जब यूवी ने देखा कि ईशा कुछ नहीं बोल रही है, तो वो उठकर उसके पास गया। ईशा को वैसे ही गोद में उठा लिया। ईशा यूवी के ऐसा करने से छटपटाने लगी, लेकिन यूवी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ईशा को गोद में उठाया और ईशा को गोद में लिए हुए ही सोफे पर आकर बैठ गया और ईशा को संभाल कर पकड़ लिया, ताकि उसके हिलने डुलने से वो गिरे ना। उसने ईशा को देखा, जिसने अपना चेहरा घुमा रखा था। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या हुआ, क्यों नाराज हो? ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, नाराज ना हो तो क्या करूं? आपने काम ही ऐसा किया है। यूवी ने कहा, अच्छा बताओ क्या किया हुआ मैंने जिससे तुम नाराज हो गई? अब तो मैंने तुम्हें शादी अटेंड करने की परमिशन भी दे दी, फिर भी नाराज हो? ईशा ने गुस्से से यूवी को देखा। यूवी को इस समय ईशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा खरगोश उसे गुस्से से देख रहा हो। ईशा ने कहा, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है पहनने को। यूवी की बात सुनकर यूवी ने अपनी भौहों को चढ़ा लिया। उसने बेड को देखा जहां पर सारे कपड़े फैले हुए थे, जो कि ईशा के ही थे। उसने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर वो सब क्या है? यूवी की नजरों को फॉलो किया और फिर कहा, मेरा मतलब है मेरे पास शादी में पहनने लायक कपड़े नहीं है। मेरे कपड़े तो आए ही नहीं नए। पहले परमिशन नहीं मिली, लेकिन जब मिली तो अब शॉपिंग करने का टाइम नहीं है। अब मैं क्या पहनूंगी? ईशा की बात सुनकर यूवी ने ईशा के पेट पर हाथ रख लिया और उसके बालों को सूंघते हुए अपनी मदहोश सी आवाज में कहा, मेरी बीवी कुछ भी पहन ले वो सुंदर ही लगोगी। इतना कहकर उसने ईशा के ईयरलॉब को प्यार से चूम लिया, जिससे ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसे यूवी की बात याद आई तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और कहा, मुझे मक्खन मत लगाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी न्यू ड्रेस चाहिए तो चाहिए। ईशा की बात सुनकर यूवी ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले तुम्हें तुम्हारी न्यू ड्रेस मिल जाएगी। अब खुश? ईशा ने यूवी को दिल कर कहा, सच? यूवी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सच, अब खुश?
ईशा ने चहकते हुए कहा, बहुत 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 खुश। यूवी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तुमने सामने मेरे बेड की जो हालत कर रखी है, उसे अब कौन सही करेगा? सामने बेड को देखकर ईशा ने मासूम सा चेहरा बना लिया और यूवी को देखा। तो यूवी ने कहा, मैं तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। चैप्टर 199 में युवराज ओबरॉय हूँ और मुझे अपनी पूरी लाइफ किसी से प्यार नहीं होगा। यूवी की बात सुनकर ईशा ने यूवी को देखा और उसे घूरते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही शर्तें रखने लगे हैं? यूवी ने ईशा को देखकर कहा, तुम्हें चाहे जो भी लगे, लेकिन अगर अपना काम कराना है तुम्हें तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। यूवी की बात सुनकर ईशा सोच में पड़ गई, लेकिन वो भी कहाँ कम थी। उसने यूवी को देखकर कहा, रहने दीजिए, मैं अपने आप कर लूंगी अपना काम। मैं नहीं मानने वाली आपकी कोई शर्त। इतना कहकर ईशा तिरछी नजरों से यूवी को देखने लगी। शायद यूवी मना कर दे ये सोचकर, लेकिन यूवी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, ठीक है, कर लो। इतना कहकर यूवी ने ईशा के पेट से अपने हाथ हटा लिए और आंखों से ईशा को जाने का इशारा किया। ये देखकर उसका चेहरा उतर गया। उसने सामने देखा जहां कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। थोड़े बहुत होते तो वो कर भी लेती, लेकिन इतने सारे कपड़े वो कैसे करेगी? ईशा अब ये सोचने लगी। वो खड़ी हुई और बेड के पास पहुंची। उसने यूवी को देखा, जो सोफे पर एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। ईशा ने अपना मुंह बनाया और एक एक करके अपने कपड़े वार्डरोब में रखने लगी। थोड़े से कपड़े रखे थे कि वो बेड पर थक कर बैठ गई। उसने बेचारा सा मुंह बनाकर यूवी को देखा, तो यूवी ने उसे देखकर अपनी भौं उठा दी। तो ईशा ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। यूवी ने कहा, पहले शर्त तो सुन लो। ईशा ने मुंह बनाकर कहा, कौन सा शर्त? सुनने के बाद आपकी शर्त मानने से मना करने का ऑप्शन रहेगा मेरे पास। यूवी खड़ा हुआ और ईशा के पास जाते हुए कहा, ये तो तुमने सच कहा। इतना कहकर यूवी ने एक स्माइल ईशा को पास की और ईशा के कपड़े सलीके से वार्डरोब में रखने लगा। वही ईशा बेड पर लुढ़क गई और यूवी को वार्डरोब में कपड़े रखते हुए देखने लगी। यूवी बिल्कुल सलीके से ईशा के कपड़े रख रहा था। वही ईशा को आंखें यूवी को देखते देखते कब लगी कि उसे पता ही नहीं चला। लगभग आधे घंटे बाद यूवी जब अपना काम करके पलटा तो उसकी नजर ईशा पर पड़ी, जो बेड के एक कोने में डूबकी हुई सो रही थी। ईशा को देखकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने आप से कहा, मुझे पता था तुम ये नहीं कर पाओगी, क्योंकि अपनी पूरी एनर्जी तो तुमने कपड़े तहस नहस करने में लगा दी थी। यूवी ईशा के पास आया और उसे गोद में उठाकर बेड के बीचों बीच सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से कर दिया। ब्लैंकेट से कवर करने के बाद यूवी ने ईशा के बालों को सहलाया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी रात का समय था। उसने अपना फोन उठाया और किसी से बात की। लगभग 5 मिनट बात करने के बाद उसने अपना फोन रखा और लैपटॉप लेकर बैठ गया। लगभग 2 घंटे काम करने के बाद यूवी ने अपना सर उठाया और ईशा को देखा, जो अभी भी सुकून की नींद सो रही थी। यूवी ने अपना लैपटॉप बंद किया और ईशा के पास आकर बेड पर लेट गया। उसने खुद को भी ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसके लेटते ही ईशा नींद में उसके पास आकर उसके गले लग गई, जिससे यूवी ने भी उसे अपनी आगोश में ले लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। ईशा के चेहरे को देखते हुए वो किसी गहरी सोच में चला गया। एक शांत सी जगह जहां पर आसपास हरे भरे पेड़ थे और उसके सामने की तरफ खाई थी, जिसके किनारे 2 लड़के अपने पैर उस खाई में लटकाए हुए बैठे थे और अपने सामने खाई की गहराई को देख रहे थे। एक लड़के ने कहा, यार कितना सुकून है इस जगह पर, चाहे कितना ही मूड खराब क्यों ना हो, लेकिन इस जगह पर आकर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ, मूड तरोताजा हो जाता है। दूसरे वाले लड़के ने कहा, हम ये तो है। पहले वाले लड़के ने कहा, कपल्स के प्रपोज करने की ये अच्छी जगह है।
पहले वाले लड़के की बात सुनकर दूसरे लड़के ने चिढ़ते हुए कहा, तुझसे 2 मिनट शांति से बैठा नहीं जाता, और अगर बोलना ही है तो ये कपल वपल बीच में मत घुसा। दूसरे लड़के की बात सुनकर पहले वाले लड़के ने कहा, ये कपल रिलेशनशिप का सुनकर तू चिढ़ क्यों जाता है यार। दूसरे वाले लड़के ने कहा, क्योंकि ये सब फिजूल की बातें होती है, सब बकवास, इसे टाइम की बर्बादी कहते हैं, और जिस काम में समय की बर्बादी हो उस काम से मुझे कितनी चिढ़ है, ये तुझे अच्छे से पता है। बस इसीलिए मुझे ये रिलेशनशिप कपल वगैरह इन्हें देखकर क्या इनका नाम सुनकर भी गुस्सा आता है। दूसरे लड़के की बात सुनकर पहले वाली लड़के ने अपना सर न में हिला दिया और कहा, यार यूवी ये सब बकवास नहीं होता, ये रिलेशनशिप ये सब इसलिए है क्योंकि प्यार नाम की भी कोई चीज होती है यार। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यूवी था। तभी यूवी ने पहले वाले लड़के से कहा, देख ऋत्विक, तुझे ना मैं आज एक सच्चाई बताता हूँ इस दुनिया की। ये दुनिया ना बड़ी जालिम है, इस दुनिया में ना हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप प्यार करते हैं और कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मुझे इन सब प्यार व्यार में कोई विश्वास नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब टाइम वेस्ट करने की फालतू चीजें हैं। ये पहले वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋत्विक था। यूवी की बात सुनकर ऋत्विक ने यूवी को देखा, जो सामने देख रहा था। उसने यूवी को कुछ देर ध्यान से देखा। यूवी को देखकर ऋत्विक ने कहा, यूवी। यूवी ने ऋत्विक को बिना देखे कहा, हम। ऋत्विक ने कहा, प्यार कोई बकवास चीज नहीं है, चाहे तू प्यार पर यकीन कर ना कर, लेकिन प्यार होता है। तुझे अब ये सब समझ नहीं आएगा, जब तुझे खुद किसी से प्यार होगा ना तो तुझे सब समझ आ जाएगा। ऋत्विक की बात सुनकर यूवी ने ऋत्विक को देखा और हंसते हुए कहा, प्यार, और वो भी मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी पूरी लाइफ किसी से प्यार नहीं होगा। ऋत्विक ने कहा, प्यार पर किसी का बस नहीं होता यूवी, ये तो बस हो जाता है। तू देख लेना, तू अपने आप को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तेरा खुद पर कोई जोर नहीं चलेगा और तुझे भी एक दिन प्यार हो जाएगा। ऋत्विक की बात पर यूवी उसे घूरने लगा और कहा, मैं युवराज ओबरॉय हूं और मुझे अपनी पूरी लाइफ किसी से प्यार नहीं होगा, समझा तू। यूवी की बात पर अब ऋत्विक ने हंसते हुए कहा, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, देख लेना, जीतना तू प्यार व्यार से दूर भागता है ना, प्यार उतना ही तेरे पीछे पड़ेगा और तुझे भी एक दिन किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी। यूवी के सर पर हाथ रख कर हंसते हुए कहा, ये मेरा ऋत्विक बाबा का आशीर्वाद है तुझे। इतना कहकर ऋत्विक हंसने कोल्ड स्वेट स्माइल लगा। तो वहीं यूवी ने ऋत्विक का हाथ अपने सर के ऊपर से झटक दिया और उसे घूरते हुए कहा, साले कने आशीर्वाद दे रहा है या श्राप दे रहा है। ऋत्विक ने हंसते हुए कहा, वैसे तो ये मेरा आशीर्वाद था, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा कि ये तेरे लिए आशीर्वाद साबित होता है या श्राप, वो भी तुझे, क्योंकि प्यार तो तुझे होगा ना। यूवी ऋत्विक को घूरने लगा और उसे हंसते हुए देखकर कहा, कोलगेट की एड हो गई हो तो अपने दांत दिखाना बंद कर। यूवी की बात सुनकर ऋत्विक ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी और अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन ऋत्विक ने हंसना तब भी बंद नहीं किया और हंसने लगा। वही यूवी ने उसे देखकर अपना सर नामे हिला दिया। यूवी ये सब सोच ही रहा था और साथ ही साथ ईशा के चेहरे को जुनून से देख रहा था। उसने ईशा के चेहरे पर अपनी एक उंगली फिराते हुए कहा, तू सही था ऋत्विक, तूने सही कहा था कि जीतना तू प्यार व्यार से दूर भागता है ना, प्यार उतना ही तेरे पीछे पड़ेगा और तुझे भी एक दिन किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी। और देख, आज मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। तूने सही कहा था कि जब मुझे खुद किसी से प्यार होगा ना तो मुझे सब समझ आ जाएगा, और आज मुझे समझ आ रहा है। तेरी कही हुई बातें मेरे लिए आशीर्वाद ही साबित हुई है। यूवी ईशा के चेहरे पर अपनी उंगली फिरा रहा था। वो अपनी उंगली से ईशा के होठों को छूने लगा। यूवी अपनी आंखों में जुनून लिए ईशा के होठों को देख रहा था। उसने अपनी उंगली को उसके होठों पर फेरा और आगे बढ़कर अपने होठ ईशा के होठों पर रख दिए और बेहद धीरे से उसे किस करने लगा। चैप्टर 200 फंक्शन। यूवी बेहद धीरे धीरे ईशा को किस कर रहा था।
उसने अपने हाथों से पूरी तरह ईशा को अपनी बाहों में बाहर रखा था। साथ ही साथ ईशा के होठों को प्यार से चूम रहा था। लगभग 2 मिनट तक किस करने के बाद यूवी ईशा के होठों से अलग हुआ और अपने होठों को ईशा के चेहरे पर फिराने लगा, जिससे ईशा अपना चेहरा नींद में ही इधर उधर करने लगी। ये देखकर यूवी ने ईशा के गालों पर बाइट कर लिया, जिससे ईशा नींद में ही दर्द से सिसक पड़ी और अपना चेहरा यूवी के सीने में छुपा लिया। यूवी ने भी उसे और तंग नहीं किया और उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही वक्त में नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह यूवी का कमरा। सुबह हो गई थी। ईशा ने धीरे धीरे नींद से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सामने एक स्टैंड में लगे कपड़ों पर ठहर गई। कपड़ों को देखकर ईशा की आंखें चमकने लगी। वो बेड से खड़ी हुई और सामने जाकर कपड़े देखने लगी। कपड़ों को देखकर ईशा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि कपड़े थे ही इतने सुंदर, और हो भी क्यों ना उन्हें यूवी ने जो सिलेक्ट किया था। ईशा अपनी ड्रेस को देख रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम्हें ये सब पसंद आए बीवी। ये आवाज सुनकर ईशा ने साइड में देखा, जहां सोफे पर यूवी बैठा हुआ था, बिल्कुल तैयार होकर, और उसे ही एकटक देख रहा था। वो तो कब का यहाँ पर बैठा हुआ था और ईशा के उठने का वेट कर रहा था, लेकिन जब ईशा उठी तो उसने ध्यान ही नहीं दिया अपनी साइड में और जाकर कपड़े देखने लगी थी। तभी यूवी ने उससे ये सवाल पूछा तो ईशा ने चहकते हुए कहा, मुझे ये सारे कपड़े बहुत पसंद आए। कितने सुंदर कपड़े हैं ये, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे हैं। ईशा की बात सुनकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें शर्त तो याद है ना कि तुम्हें मेरी एक शर्त माननी है। यूवी की बात सुन ईशा का मुंह बन गया। उसने अपने आप से कहा, मुझे तारीफ करनी ही नहीं चाहिए थी, आपकी बहुत बुरे हैं आप। यूवी ने ईशा को देखकर कहा, सब सुनाई दे रहा है मुझे। यूवी की बात सुनकर ईशा सकपका गई और उसने कहा, मानूंगी तो तभी ना जब आप मुझे अपनी शर्त बताएंगे। यूवी ने कहा, वो तो बता दूंगा, लेकिन पहले तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शर्त भी बता दूंगा। ईशा अब बाथरूम में चली गई, वही यूवी नीचे चला गया। पूरा मेंशन बहुत अच्छे से सजाया गया था, सभी जगह पीले फूलों की सजावट की गई थी। यूवी जब नीचे आया तो गीता जी ने उसे देखकर कहा, अच्छा हुआ यूवी तू आ गया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने ना इशू के साथ अरोरा मेंशन जाना है। यूवी के कहा, क्यों? गीता जी ने कहा, देखो इशू दूल्हे की बहन है और दुल्हन की भाभी है, इसीलिए उसका काम दोनों जगह है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए उसकी सेहत जरूरी है। भेजने को तो मैं उसे भेज देती, लेकिन तुझे अच्छे से पता है कि उसे अगर अकेला छोड़ा तो एक जगह नहीं बैठेगी है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, और मैं नहीं चाहती कि वो फिर से बीमार हो, इसीलिए तुझे उसके साथ जाने के लिए कह रहे हूँ। तुम दोनों दूल्हे की हल्दी लेते आना। ईशा के साथ उसके मायके में भी फंक्शन हो जाएगा, और वहां पर जब वो आएगी तो उसके ससुराल में भी उसकी मौजूदगी हो जाएगी। गीता जी की बात सुनकर यूवी ने कहा, लेकिन इतने में तो वो थक जाएगी ना। यूवी की बात सुनकर गीता जी ने कहा, तो तुझे किस लिए भेज रही हूँ, और तुम भी फंक्शन में पहने वाले कपड़े पहन लो, जब देखो तब ये बिजनेस सूट पहनकर खड़े हो जाते हो। यूवी ने कहा, ठीक है, पहन लूंगा, लेकिन पहले मुझे आपकी बहू के लिए ब्रेकफास्ट के जाने दो। यूवी की बात सुनकर गीता जी ने कहा, तुम रुको मैं डाल कर लाती हूँ। यूवी ने कहा, आप रहने दीजिए, मैं अपने आप ले जाऊंगा, आप अभी काफी बिजी है, आप पहले अपने काम करिए। यूवी के ईशा के लिए खाना डाला और प्लेट लेकर अपने कमरे में आ गया। जब वो आया तो उसकी नज़र सामने गई तो वहीं ठहर गई। सामने ईशा पीले रंग की साड़ी पहने हुई खड़ी थी, उसकी दूधिया रंगत पीले कलर में और भी खिलकर आ रही थी। उसने मेकअप नहीं किया था, बस अपने होठों पर लिपस्टिक और मांग में यूवी के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था, और गले में उसके नाम का मंगलसूत्र था।
उसके हाथों में पीली रंग की चूड़ियां थी और उसके गले में एक डायमंड का नेकलेस था और उसके मैचिंग के ईयरिंग उसने अपने कानों में पहने हुए थे। उसने अपना हेड वॉश किया था, जिससे उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे और उसकी कमर तक लहरा रहे थे। ईशा इस सिंपल लुक में भी कहर ढा रही थी। वही ईशा का ये रूप देखकर यूवी की आंखें उसी पर ठहर गई थी। वो धीरे से अंदर आया। उसने टेबल पर खाने की प्लेट रख दी और धीरे धीरे ईशा की तरफ बढ़ने लगा। वही ईशा का ध्यान जो खुद को तैयार करने में था। तभी उसे अपने पेट आप किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। ये महसूस करते ही उसकी नज़र सामने गई, जहां शीशे में उसे यूवी का अक्ष दिख रहा था। वही यूवी अपनी आंखें बंद किए ईशा को स्मेल कर रहा था। ईशा ने यूवी के हाथों पर अपने हाथ कर लिए और कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ी रही। और यूवी ने अपना चेहरा उसके कंधों पर रख दिया और ईशा के पेट पर उसके हाथों की पकड़ थोड़ा सा कस गई। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।